हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं फिर से आपके साथ हूँ कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर के सेकंड लेक्चर के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज का स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कल का रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, है ना। जो हमने पढ़ा था पूरा का पूरा वो रिवाइज करेंगे, और जो कल कुछ क्वेश्चंस करे थे, है ना, लास्ट के 15 मिनट में, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से आ गया था। लेकिन ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है, ये हम थोड़ा सा चाहते हैं कि आपको बिल्कुल पक्के से दिमाग में बैठ जाए, तो एक बार सुन लेंगे और साथ साथ में सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ताकि पूरा चैप्टर बिल्कुल मस्त तैयार हो जाएगा। अगर ये आपने बहुत अच्छे से सुन लिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आता है, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं शुरू के 15 मिनट। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा शुरू का 3 मिनट सुन ले, जिसमें मैं आपको थ्योरी रिवाइज करा दूंगा, और उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस पे पहुंचूंगा, तो आप चाहें तो कल के जो 2-3 क्वेश्चन है वो आप स्किप कर सकते हैं और फिर आगे का देख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम कैलोरीमेट्री को डेफिनेटली खत्म करेंगे, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन के साथ। तो बच्चों, जो जो हमने पढ़ लिए बेटा, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। आप नोट भी फ्रेम कर सकते हैं, आपके सामने मैं सारे नोट्स प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया है। तो ऐसा करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आइए, ये रहा आपके सामने कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री, दिस इज द ब्रांच ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट द हीट इज यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरीज और किलो कैलोरीज। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों, हीट क्या होता है बेटा? हीट होता है एक एनर्जी का ट्रांसफर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ये बता दिया था मैंने आपको। अच्छा, 1 कैलोरी क्या होता है बेटा? 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट क्या होता है बेटा? यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी लगती है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। इन जनरल इट इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, बट क्वेश्चंस में हमको एवरेज वैल्यू दी जाती है, तो एम एस डेल्टा टी यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए एस थर्मल एनर्जी लगेगी, तो एम ग्राम का बढ़ाने के लिए एम एस लगेगी, तो डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए एम एस डेल्टा टी लगेगी। तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। क्या ये बात समझ में आई है? बिल्कुल आई है। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होती है? पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी लगेगी। तो अगर मान लो स्पेसिफिक हीट m है ना, तो m s डेल्टा टी क्या हो गया बेटा? 1। तो बेटा जो स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी होती है बेटा, वो इन जनरल क्या होती है? ms। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट भी बेटा ms के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर m ग्राम की बॉडी है, स्पेसिफिक हीट s है, टेम्परेचर 1 से बढ़ाए इतनी थर्मल एनर्जी लगेगी, और वाटर का टेम्परेचर 1 से बढ़ाने के लिए m SB1 और डेल्टा TB1। तो बेटा W क्या आ जाएगा? MS। मतलब वाटर का टेम्परेचर अगर 1 से बढ़ाना हो, बॉडी का टेम्परेचर 1 से बढ़ाना हो या वाटर का 1 से बढ़ाना हो, तो जो थर्मल एनर्जी लगती है वो बराबर लग रही है। तो बेटा जो वाटर हमको यूज करना पड़ रहा है, उसका टेम्परेचर भी 1 से ही बढ़ रहा है, और बॉडी का टेम्परेचर भी 1 से ही बढ़ रहा है। तो जो W ग्राम ऑफ वाटर है, तो वो W क्या हो जाएगा? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। वाटर इक्विवेलेंट मतलब अगर वाटर को गर्म कर लो उसके बदले, या आप सब्सटेंस को गर्म कर लो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होती है बेटा? अगर दो बॉडीज को अगर आप कॉन्टैक्ट में लेके आ रहे हैं, एक का टेम्परेचर ज्यादा एक का कम है, तो बेटा क्या होगा? फाइनली दोनों का कुछ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा, है ना। हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अदर बॉडी। ठीक है, और अगर फॉर्मुलेट करो तो इस तरीके से, अगर θ1 θ2 से बड़ा है, अगर मैंने T1 T2 टेम्परेचर लिए थे, अब θ1 θ2, ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा? जो ज्यादा टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और जो बड़े कम टेम्परेचर पे उसका बढ़ेगा। तो मान लो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया थीटा, तो M1 S1 θ1 माइनस थीटा, ये क्या हो गया? हीट लॉस्ट। और M2 S2 उसका टेम्परेचर थीटा हो गया θ2 से, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो गया? थीटा माइनस θ2। M2 S2 थीटा माइनस θ2 इज इक्वल टू M1 S1 θ1 माइनस थीटा। लेटेंट हीट, अब लेटेंट हीट क्या होती है बेटा? जब फेज चेंज करना होता है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, उस टाइम जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। अगर 1 ग्राम्स हमको लिक्विड को वेपराइज करना है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उस टाइम जो थर्मल एनर्जी लगेगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर मेल्टिंग पॉइंट पे अगर मेरे को उसको सॉलिड से लिक्विड बनाना, तो उस टाइम जो थर्मल एनर्जी लगेगी 1 यूनिट मास के लिए, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 1 मास के लिए L, तो M मास के लिए क्या हो जाएगी? ML। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू ML। ठीक है, तो ये था बेटा जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको आइस की मालूम होनी चाहिए, 80 होती है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की होती है 540 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये था बेटा जो कुछ भी मैंने अभी तक पढ़ाया। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चंस के साथ।
चलिए बच्चों, आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कैलोरीमेट्री पे जो हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एडेड टू वाटर। बेटा मेरे को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब mass of calorimeter is 60 gram. Mass of calorimeter 60 gram. इसके बाद mass of calorimeter plus mass of water 460 gram. मतलब mass of water हो गया 460 ग्राम, सॉरी 400 ग्राम, क्योंकि mass of calorimeter plus mass of water क्या रखा है 460 ग्राम। mass of calorimeter plus water plus ice हो गया, अब उसमें आइस डाल दी तो कह रहे 618 हो गया, तो 460 माइनस कर देंगे 618 में से, तो मेरे पास आइस का मास आ जाएगा। शायद ये कोई खास बड़ी बात नहीं, तो मास ऑफ आइस निकल के आ जाएगा 158 ग्राम। ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया, specific heat of calorimeter is 0.1 degree centigrade assuming that calorimeter was initially at temperature 0 degree centigrade। ठीक है, तो कैलोरीमीटर भी 0 पे था और जो आइस थी वो भी 0 पे थी। ठीक है भैया, और जो पानी था प्यारे बच्चों, पानी था बेटा 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, तो बेटा मेरे को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बतानी है। तो आइस कितनी है 158। तो बेटा देखो, आइस और कैलोरीमीटर ये दोनों के दोनों 0 पे थे अभी, और जो वाटर था वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। ठीक है, और फाइनली दोनों मिक्स हुए और फाइनल टेम्परेचर आ रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपको बताने लेटेंट हीट ऑफ आइस। देखो पहली बात, ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 पे, तो इसने हीट लूज करी। वाटर का मास कितना 400, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी थी 1, और डेल्टा टी कितना हो गया बेटा 38 से 5 पे आ गया, तो 33 से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो ये हो गया हीट लॉस्ट, ये थर्मल एनर्जी लॉस्ट। और वही ये गेन करेगा। आइस कितनी है प्यारे बच्चों 158, तो आइस को पिघालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी 158 इंटू एल। 1 ग्राम को पिघालने के लिए 1L, तो m ग्राम को पिघालने के लिए ml। क्या ये बात समझ में आ गई? यस, बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब ये 158 ग्राम आइस जो है ये हीट लेगी भी तो सही, सॉरी 158 स्पेसिफिक हीट 1, 0 से इसका टेम्परेचर 5 होगा, तो 5 माइनस 0 ये, प्लस अभी इस तरफ और ये कैलोरीमीटर भी तो हीट ले, कैलोरीमीटर का मास है 60, और कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कितनी की वाला प्यारे बच्चों 0.1, और इसका टेम्परेचर भी क्या हो रहा है 0 से 5 जा रहा है, तो डेल्टा टी कितना हो गया 5। ये हो गया जो इसने थर्मल एनर्जी गेन करी, और ये हो गया इसने जो थर्मल एनर्जी लूज करी वाटर। इनको बराबर करके बेटा एक ही अननोन है एल, वो आप निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू एल की वैल्यू निकल के आएगी 78.35 कैलोरीज पर ग्राम। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। बेटा देखो कैलोरीमीटर जो था वो 0 पे था, वो 5 पे जा रहा है, तो मास कितना कैलोरीमीटर का 60, स्पेसिफिक हीट इसकी गिवन थी 0.1, तो ms डेल्टा टी 0 से 5 हो गया। आइस जो थी वो भी 158 ग्राम थी, उसका भी टेम्परेचर 0 से 5 हो, तो पहले उसको मेल्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ml, बाद में ms डेल्टा टी हमको उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो 400 ग्राम वाटर था, इसका टेम्परेचर इनिशियल 38 था जो कि 5 पे आ रहा है, तो इसने लूज करी एनर्जी ms डेल्टा टी, 38 से 5 हुआ तो 33 से टेम्परेचर कम हुआ, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। बस बेटा ये सिंपल सा प्रिंसिपल यूज किया और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले इस बोर्ड को चमका देते हैं, जगह बनाते हैं नया क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 लिक्विड्स A, B, C आर 12, 19 एंड 28। A, B, C, ठीक है 12, इसका इक्वल मासेस है, इसका टेम्परेचर है 12, इसका
इसका 19 है और इसका है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट है। When A and B are mixed, equilibrium temperature is 16, तो AB को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर आया 16, ठीक है। और जब BC को मिक्स किया तो 23 आया। AC को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, तीनों का मास सेम, स्पेसिफिक हीट्स मालूम नहीं है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन A and C आर मिक्स्ड, ठीक है। तो MSA टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है, 12 से 16, तो ये हीट गेन कर रहा है, कितनी, डेल्टा टी कितना हो गया, 16 माइनस 12 दैट इज 4, तो MS डेल्टा टी, ये क्या हो गया, हीट गेन, और ये हीट लूज कितनी कर रहा है, 19 से आ रहा है 16, तो MSB डेल्टा टी कितना हो गया 3, 4SA इज इक्वल्स टू 3SB, इक्वेशन 1। अब ये इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसका घट रहा है, तो ये हीट गेन कर रहा है और ये हीट लूज कर रहा है, तो कितनी हीट लूज कर रहा है, C वाला, MSC स्पेसिफिक हीट ऑफ C डेल्टा T 5 हो गया, 28 से 23 पे आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हीट लॉस्ट, और ये कितनी हीट गेन कर रहा है, MSB डेल्टा T कितना हो गया बेटा 4, तो यहां से क्या गया 5SC इज इक्वल्स टू 4SB। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको गुस्से में आके डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 4SA बाय 5SC इज इक्वल्स टू 3/4, तो ये क्या आ जाएगा 15/16, SA बाय SC आ जाएगा, सॉरी 15/16, खत्म, ठीक है। अब A और 6C को मिक्स करेंगे तो बेटा एक 12 पे और एक 28 पे, तो मान लो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा T। A और C को जब मिक्स करेंगे, इसका टेम्परेचर है 12, इसका टेम्परेचर है 28, तो फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा, लेट से T आ जाएगा, ठीक है। तो MSA इसका टेम्परेचर बढ़ना है, T माइनस 12, करेक्ट हो गया, बिल्कुल करेक्ट होगी, और इसका टेम्परेचर घटना है, ठीक है। तो MSC इसका टेम्परेचर 28 से T होगा, तो इसका घटना है, तो 28 माइनस T ये डिक्रीज है, तो MS डेल्टा T जो इसने थर्मल लूज करी उतनी इसने गेन करी। अब SA SC का रिलेशन 1 हुआ, SA को लिख दो 15/16 SC, खत्म हो गई बात। SA को क्या लिख सकते हैं, 15/16 SC, 15/16 SC T माइनस 12, M तो कट गया, दोनों के मास बराबर ही बराबर SC, वो भी कट गया, 28 माइनस T। अब बेटा A की इक्वेशन है और A की वेरिएबल है T, आई होप आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। पहले A और B जब मिक्स किए तो फाइनल टेम्परेचर गिवन था, उसको यूज किया। B और C को मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर दे रखा था, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना आ रहा है उसको यूज किया, एक इक्वेशन उससे निकाली, और SA और SC में रिलेशन निकाल के जब AC को मिक्स किया तो उससे फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे, और जो कि निकल के आएगा T की वैल्यू आएगी 20.26। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं कैसे किया बेटा। जब A और B को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर आ रहा है 16, तो ये इसने थर्मल एनर्जी गेन करी 12 से 16 हो, MS डेल्टा T, MSA डेल्टा T हो गया 4, क्योंकि 12 से 16 है। ये 19 से 16 पे गया, इसने लूज करी, तो जितनी इसने गेन करी उतनी तो इसने लूज करी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक छोड़ रहा है, एक से एक ही कम हो रही, दूसरे की उतनी बढ़ जाएगी। तो MSB डेल्टा T हो गया 3, यहां से आ गया 4SA इक्वल टू 3SB। फिर उसके बाद जब B और C मिक्स हुए तो MSB डेल्टा T कितना हो जाएगा 4, MSB डेल्टा T हो गया 4, इसका इसने थर्मल एनर्जी गेन करी उतनी इसने लूज करेगी। MSC डेल्टा T कितना हो गया 5, SB/SC में रिलेशन आया, 5SC इक्वल्स टू 4SB लिख दिया, डिवाइड किया, SA बाय SC निकल के आ गया आपके पास 15/16। अब A और C को जब मिक्स कर रहे हैं तो MSA डेल्टा T कितना हो जाएगा बेटा T माइनस 12, इसने थर्मल एनर्जी गेन करनी क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, बढ़ेगा, इसने लूज करनी। MSC
28 माइनस टी। बस बेटा SA/SC की वैल्यू पता थी, वो यहाँ पे पुट करी और एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल टी बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, मेरे को लगता है प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूँ, कोई खास बड़ी बातें नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें। ठीक है, अब बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, कुछ भी मास है आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लीजिए ये टेम्परेचर है और मैं कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहा हूँ 100 जूल पर सेकेंड मान लो। तो बेटा होगा पता है क्या, तो जब तक जैसे टेम्परेचर जब तक 0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है और ये टाइम, तो क्या होगा बेटा, पहले क्या होगा, कुछ टाइम तक वो हीट लेगा आइस पहले, जब पूरी मेल्ट हो जाएगी फिर टेम्परेचर बढ़ना उसका स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा और जब टेम्परेचर बढ़ बढ़ के उसका हो जाएगा 100। ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर बेटा फिर क्या हो, अब वो थर्मल एनर्जी लेगा जिसके कारण वो मेल्ट हो जाएगा। बेटा देखो मेरी बात सुनो, फ्यूजन जब होगा 80 कैलोरीज लगती है बेटा 1 ग्राम को पिघालने, तो कम देर में पिघलेगी, पर बेटा इवेपोरेट करने में तो 540 कैलोरीज होती है बेटा 1 ग्राम को इवेपोरेट करने में, तो ज्यादा टाइम लगेगा इवेपोरेट करने में, इसलिए ये टाइम मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिखा है ऐसे। उसके बाद गैस का टेम्परेचर फिर से बढ़ना चालू, MSc डेल्टा टी, मतलब MS डेल्टा टी के हिसाब से, मतलब लगातार उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, लगातार हीट सप्लाई कर रहे हैं, 1 सेकंड में Q सप्लाई कर रहे हैं, तो Q इक्वल टू MS डेल्टा टी से 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर बढ़ेगा ये पता लगता चला जाएगा। जितनी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, ये तो कांस्टेंट है, उतना टेम्परेचर में राइज कम आएगा। तो वाटर का जब मैंने दिखाया तो मैंने कम दिखाया राइज, स्पेसिफिक हीट वेपर के लिए कम होती है ना, तो डेल्टा टी मैंने देखी ज्यादा दिखा, स्लोप यहाँ ज्यादा दिखा, तो ये स्लोप ज्यादा क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, जब x में 1 आगे जाते हैं तो जो इंक्रीज आता है उसको हम बोलते हैं बेटा स्लोप, y में जो इंक्रीज आता है। तो बेटा देखो ये तो कांस्टेंट है, कितनी हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, जब 1 सेकेंड में जो हीट प्रोवाइड कर रहा हूं वो तो कांस्टेंट है ना। अब बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, डेल्टा टी जो है, जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा, जब S ज्यादा होगा तो वो कम आएगा, S कम होगा तो डेल्टा टी ज्यादा आएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। और यही अगर मान लो आइस भी कह देते हैं इनिशियली, थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, माइनस टेम्परेचर पे होती, तो पहले वो आके 0 पे पहुंचती, फिर पिघलती, फिर पिघलने के बाद आइस की भी स्पेसिफिक हीट कम होती, इसलिए उसकी भी स्लोप ज्यादा दिखाई, टेम्परेचर ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, फिर 100 पे आने के बाद थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहेगा जब तक पूरा इवेपोरेट ना हो जाए, जो भी थर्मल एनर्जी मिल रही है वो इवेपोरेट होने में यूज हो रही है। उसके बाद क्या होगा, फिर से वही टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। तो ये बेटा ये ग्राफ आपको पहचानना आना चाहिए। कभी कभी अब क्वेश्चंस बेटा जब बनेंगे तो ऐसा करेंगे, उसको क्वेश्चंस में देखेंगे, कभी कभी इसका रेशियो पूछ लेंगे, जैसे टाइम में इसका रेशियो, तो बेटा अगर मान लो इसमें टाइम T1 लगा और इसमें टाइम टोटल T2 लगा, तो T1/T2 का रेशियो क्या है, 1 सेकंड में हीट मान लो Q सप्लाई कर, तो QT1 वो हो जाएगा MLF, मान लो M मास था ना, उसको पिघालने में MLF एनर्जी चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। QT2 जो इवेपोरेट करने लगा वो MLV, बस यहां से इसको डिवाइड करें, T1/T2 क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, LF/LV। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि बड़े आराम से आप कर पाएंगे, जिसको मतलब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बड़े आराम से देख लेंगे इन्हीं चीजों। ठीक है, तो आई होप ये मैं आपको समझा पाए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। बेटा मेरे पास 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 20 ग्राम वाटर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनको हमने मिक्स किया और कुछ भी नहीं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या आएगा क्वेश्चन ये। चलिए आइए ये क्वेश्चन भी करते हैं। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछा, देखो पहली बात तो ये देखो, क्या आइस पूरी मेल्ट हो भी पाएगी। अच्छा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस ये मैं दे देता हूं आपको, कैलोरीज में दे रहा हूं 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड।
और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो 1 होती है, वो तो बता ही चुका हूं मैं आपको। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो 80 है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो आइस को पूरा पिघालने के लिए कितनी थर्मल एनर्जी चाहिए, पहले ये देखते हैं। एम एस स्पेसिफिक हीट आइस की कितनी, हाफ। डेल्टा टी कितना हो गया, 20। -20 से 0 लेके आना पड़ेगा, फिर उसको पिघालना, तो 20 इंटू 8, सॉरी 10 इंटू 80, ये थर्मल एनर्जी चाहिए उसको पिघालने के लिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये 10 हो जाएगा, 200 प्लस 800 कितना हो जाएगा, 1000। तो इतनी एनर्जी चाहिए आइस को मेल्ट करने के लिए। आइस को मेल्ट करने के लिए इतनी थर्मल एनर्जी चाहिए। और ये वाटर जब 0 पे आएगा तो कितनी थर्मल एनर्जी रिलीज करेगा, एम एस डेल्टा टी से देखिए 20, एस कितना हो जाएगा 1, वाटर की स्पेसिफिक 1, डेल्टा टी कितना हो गया 40 से 0 पे है 40, तो ये कितना आ रहा है 800। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, वो उसको 200 एनर्जी तो दे सकता है, 0 पे तो लेके आ सकता है, पर उसको पूरा पिघाल नहीं सकता। इसका मतलब कुछ तो आइस आइस की तरह ही रह जाएगी, कुछ तो आइस आइस की तरह ही रह जाएगी। वो तो 800 एनर्जी ही दे सकता है, तो इसका मतलब पूरी आइस मेल्ट भी नहीं करा पाएगा, पूरी आइस ही मेल्ट भी नहीं करा। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, 0। फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब अगर कोई पूछ ले कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी, सपोज करो कोई मेरे से पूछ ले कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी, तो फिर कैसे बताएंगे। तो देखो बेटा, कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी इसको बताने का तरीका क्या होगा, आइए ध्यान से देखते हैं। सपोज करो m ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर m ग्राम मेल्ट हो जाएगी तो 200 तो लगेगी ms डेल्टा टी उसको 0 पे लेके आने में, प्लस m l कितना होता है 80। मान लो m ग्राम मेल्ट हो गई, तो ये उसने हीट ली और उसने छोड़ी कितनी 800 0 पे आते हुए, तो ये कितना हो जाएगा, इधर जाके 600 हो जाएगा, m इंटू 80। तो यहां से पता लगे कितनी आइस मेल्ट हो गई, अपॉन ये 0 0 कट गया, 8 7 जा 56, 4 आया 7.5, तो 7.5 ग्राम आइस मेल्ट हो गई और 2.5 ग्राम अभी आइस बचेगी। फाइनल टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ। ऐसे ही बेटा सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, पर हमको बहुत ध्यान से कर लेना होता है, और बड़े ध्यान से हम करेंगे तो हम सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे। पर कंडीशन यही होती है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो फिर आपको अटैक करने के लिए तरीका सोचना पड़ेगा। ठीक है, आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, इसको आप फटाफट से नोट कर लेंगे, है ना। फिर देखते हैं हम एक दो क्वेश्चन और। आइए बच्चों देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। बेटा आप ना ध्यान से खुद भी करिए, है ना। मैं जानता हूं कि कभी कभी कुछ बच्चों को ये पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस ये मतलब डिफिकल्ट भी लग जाते हैं, हालांकि ज्यादातर बच्चों को तो ये काफी आसान ही लगता है ना। तो आपको बेटा बहुत ध्यान से ना ये क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट कर लेने, है ना, तो ताकि आपको अच्छे से आ जाए। मैं करा ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा हूँ, कभी कभी ऐसे टुच्चे क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं m ग्राम की आइस है और हमने ऊपर से इसको मतलब छोड़ा h हाइट से, और सारी की सारी एनर्जी जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक किया थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और पूरी आइस जस्ट पिघल गई, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो बताओ कितनी हाइट से फेंका, तो मतलब mgh ग्रेविटी ने वर्क किया, m मास की आइस यहाँ से फेंकी h हाइट से, और कह रहे सारी की सारी एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुई उससे जस्ट आइस पिघल पाई। ठीक है, इसको ml के बराबर कर दिया, हाइट निकालनी है तो क्या आ जाएगी L/g। L क्या है, मान लो कि अगर अब मेरे को mgh ये जूल्स में लिए तो ये भी जूल्स में लेना पड़ेगा, तो 80 कैलोरीज होता है, तो 80 इंटू 4.2, 4.1 इंटू 4.2 ले, और g को लगभग 10 ले लिया, बस निकाल सकते हैं। 8 2 16 6 1 8 4 32 और 1 33.6 मीटर से अगर उसको ड्रॉप करेंगे तो वो पिघल जाएगी। ठीक है, अगर सारी की सारी एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, डेफिनेटली कुछ आवाज भी आएगी तो उसमें भी कुछ एनर्जी लूज होगी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। अब डिटरमाइन द फाइनल रिजल्ट व्हेन 200 ग्राम ऑफ वाटर एंड 20 ग्राम ऑफ आइस आर इन कैलोरीमीटर हैविंग वाटर इक्विवेलेंट 30 ग्राम। अच्छा, वाटर इक्विवेलेंट जो है वो कैलोरीमीटर का 30 ग्राम है। 50 ग्राम ऑफ स्टीम इज पास्ड इनटू इट। ठीक है, कैलोरीमीटर है इनिशियली 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 200 ग्राम ऑफ वाटर है इसमें, ये कैलोरीमीटर है, इसमें 200 ग्राम वाटर लिख देते हैं भाई जो गिवन, एंड 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
और वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर का दे रखा है 30 ग्राम। 30 ग्राम इसका वाटर इक्विवेलेंट, मतलब उसको पानी मान लें 200 ग्राम, और 20 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें क्या किया हमने, 50 ग्राम स्टीम पास करी, है ना। तो बेटा मेरे से पूछ रहे हैं कि बताइए कि फाइनल टेम्परेचर क्या हो। तो बेटा मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 50 ग्राम इसमें स्टीम पास करी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 ग्राम स्टीम इसमें डाल रही, ठीक है। ये है एग्जाम्पल 5। तो बेटा कैसे करेंगे बेटा बताएं। बेटा देखो पहले सबसे पहले क्या सोचने की जरूरत है बेटा, क्या 50 ग्राम आइस 20 ग्राम 50 ग्राम स्टीम क्या 20 ग्राम वाटर को 20 ग्राम आइस को पिघाल पाएगी? यस, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो ज्यादा होती है बेटा, ml ज्यादा है, इसका मास भी कम है, लेटेंट हीट भी कम है, तो पक्का पिघाल लेगी। सवाल ये उठता है क्या ये वाटर स्टीम को कंडेंस करा पाएगा, वाटर और आइस मिलकर स्टीम को कंडेंस करा पाएगा? क्वेश्चन ये आता है ना। ये तो इसको पिघाल ही लेगी क्योंकि ये 50 ग्राम है बेटा, इससे जो खाली पिघलने मतलब 50 इंटू एल 540, ये जो एनर्जी रिलीज होगी सोचिए कितना, 0 0 5 4 20 0 2 5 27,000 कैलोरीज, और उसको पिघालने के लिए कितनी चाहिए 20 इंटू 80, जो कि कितना हो गया 1600, ये चाहिए। दिस इज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। तो क्या वो मेल्ट करा पाएगा? बिल्कुल बुरी तरीके से भाई, वो 27,000 है 1600 है। अब ये सोचो कि क्या ये आइस को, क्या ये स्टीम को कंडेंस कर सकता है? क्या इसकी औकात है कि स्टीम को कंडेंस करा पाए? क्योंकि ये 27,000 कैलोरीज ये हीट किसी को लेनी पड़ेगी तब वो कंडेंस होगी। तो अगर ये 100 पे पहुंचे तो कितनी ये थर्मल एनर्जी एक्सेप्ट कर सकता है? तो ml तो ये हो गई, ये आइस ने एक्सेप्ट करी जस्ट पिघलने के लिए, ये आइस से वाटर कन्वर्ट हुआ अभी। अब मेरे पास वाटर कितना हो गया 20 और 200 कितना हो गया 220, और 30 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट तो 250 हो गया इफेक्टिवली। एम एस डेल्टा टी हो गया 100, तो ये क्या हो गया 25,000। आप बहुत ध्यान से देखिए 25,000 प्लस 1600 यानी हीट इसने एब्जॉर्ब करी। तो बेटा अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पहुंचे तो भी ये कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है 26,600। और बेटा उसको कितनी हीट उसको उससे लेनी पड़ेगी उसको पिघालने के लिए? बेटा वाटर से स्टीम बनानी तो हीट देनी पड़ती है, और स्टीम से वाटर बनाना तो उससे हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, उसकी थर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो बेटा ये तो उससे एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, इसका मतलब पूरी स्टीम तो कंडेंस भी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर अगर मेरे से पूछे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये उतनी हीट एक्सट्रैक्ट कर, बेटा स्टीम से हीट लोगे तब वो कंडेंस होगी, तो इसके पास ये उतनी थर्मल एनर्जी एक्सेप्ट करने लायक ही नहीं। तो कितनी स्टीम कंडेंस हो पाएगी मान लो m, तो m इंटू 540, ये जो थर्मल एनर्जी लूज करी उसने और ये इसने गेन करी, इसको बराबर कर दो, यहां से m निकाल लो, अप्रोक्सीमेटली m की वैल्यू 49 आ जाएगी। ठीक है, आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो होते हैं बुक्स में बेटा बहुत ही पुअर होते हैं, पैथेटिक होते हैं, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं आपको पक्का कह रहा हूं समझ में आ जाएगा और किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप कर पाएंगे, लेकिन कंडीशन एक ही है, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप जल्दीबाजी में ना सुने, जल्दीबाजी में सुनेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको रब कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं भैया, ये बहुत शानदार तरीके से प्रदीप सर ने रब कर दिए। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मैं चाहूंगा कि एक बार आप खुद भी कर लें, है ना, कोई खास बड़ी बात नहीं, बस बेटा आपको चलिए एक बार जस्ट अगर दोबारा बताऊं, बेटा 20 ग्राम वाटर था, उसको 20 ग्राम आइस थी, उसको पिघालने के लिए 20 इंटू 80 चाहिए, 1600 हो गई। अब 250 ग्राम इफेक्टिवली आप मान लीजिए पानी हो गया, क्योंकि 220 ग्राम तो पानी हुई और 30 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है कैलोरीमीटर का, तो एम एस डेल्टा टी ये 25,000 हो गई। तो बेटा अगर ये जो टोटल 100 तक पहुंचने तक भी जो हीट ले सकता है वो 26,600 है, और जो स्टीम है बेटा, जो स्टीम है अगर वो 50 ग्राम स्टीम अगर थी, अगर वो कंडेंस होगी तो कितनी थर्मल एनर्जी रिलीज करेगी 50 इंटू 540, जो कि निकल के आ रहा है 27,000, जो कि ज्यादा है। तो इतनी थर्मल एनर्जी लेने लायक तो ये है ही नहीं,
तो बेटा आप क्या कहेंगे, कुछ स्टीम कंडेंस होगी और कुछ तो स्टीम ही रहेगी। तो कितनी स्टीम कंडेंस होगी, मान लीजिए m, तो m इंटू 540 इसने इतनी थर्मल एनर्जी छोड़ी और इतने इसने इतनी ली, हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन, खत्म। यहां से आप m निकालेंगे अप्रोक्सीमेटली 49 आएगा। अब कहूं तो 49 से हल्का सा ज्यादा है ना, तो अप्रोक्सीमेट में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर व्हेन 150 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एग्जांपल 6 है। What will be the final temperature when 150 gram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 300 gram of water? आपको इससे मतलब नहीं, एग्जांपल कौन सा है आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ आ जाए, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। What will be the final temperature when 150 gram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 300 gram of water at 50 degree centigrade? Specific heat of water is 1 calorie per gram per degree centigrade. ठीक है प्यारे बच्चों, इसको पहले रख करते हैं। 150 ग्राम आइस at 0 degree centigrade, 300 ग्राम वाटर at 50 degree centigrade. अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इसको पिघलने में सक्षम होगा, क्या ये इसको कंडेंस कर पाएगा, क्या ये इसको लिक्विफाई कर पाएगा। तो 150 इंटू 80 ये थर्मल एनर्जी चाहिए इसको लिक्विफाई करने के लिए, तो कितना आ गया 15 8 जा 120 और 2 0 12,000, इतनी थर्मल एनर्जी चाहिए पिघलने के लिए। तो अगर ये जीरो पे आएगा तो कितनी थर्मल एनर्जी रिलीज करेगा, 300 स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा T 50, तो ये कितना आ गया 15,000। तो क्या ये उसको पिघाल सकता है, यस 100%। तो मतलब फाइनल टेम्परेचर जीरो नहीं हो सकता, फाइनल टेम्परेचर जीरो नहीं हो सकता, फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है, बिल्कुल आ गई। तो मान लो T होगा, ठीक है भैया, तो 12,000 तो इसको पिघालने में लगेगी थर्मल एनर्जी, प्लस 150 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा T कितना हो जाएगा T माइनस 0 इज इक्वल टू, ये थर्मल एनर्जी क्या होगी गेन्ड, और इसे लूज कितनी कर रही है 50 से T पे पहुंच रहे हैं, तो 300 इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू 50 माइनस T, एक इक्वेशन और एक ही वेरिएबल, ठीक है। हालांकि अगर आप मेरे सामने हो तो मैं थोड़ा सा टफ मेथड बताऊं, लेकिन उससे आंसर जल्दी आते हैं, लेकिन अभी आप ऐसे ही समझिए, मतलब ये एक सिंपल मेथड है जो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये मतलब ये एक अप्रोच है जो बहुत सिंपल है, जो बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको खाली T निकालना है बेटा, हीट गेन्ड इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट। बेटा 50 से T पे है तो 300 इंटू 1 इंटू 50 माइनस T इज इक्वल्स टू ml, इसने थर्मल एनर्जी ली पहले पिघलने के लिए, है ना, मेल्ट होने के लिए, फिर 150 जो ग्राम आइस है जो वाटर बन गई, तो ms डेल्टा T, फिर वो 0 से T पे पहुंची, तो इतनी थर्मल एनर्जी और सप्लाई कर रही है। आ गया है, बिल्कुल आ गया। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट आपको और करा देता हूं कैलोरीमेट्री पे। कैलोरीमेट्री पे इससे ज्यादा क्वेश्चन करना एक्चुअली पाप माना जाता है, ठीक है, इतने ज्यादा क्वेश्चन कराना भी पाप माना जाता है, तो इसलिए जस्ट लास्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी सिंपल है। 10 ग्राम आइस, आखिरी आसान क्वेश्चन ही करा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इससे मेरे को बनानी है 10 ग्राम स्टीम, डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट आइस की और स्टीम की हाफ है, वाटर की 1 होती है ना, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540। प्लीज नोट इट डाउन। स्पेसिफिक हीट आइस इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर्स इज इक्वल्स टू हाफ, और वाटर की 1 है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 80, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी 540। तो पहले इससे बनाएंगे 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितनी थर्मल एनर्जी लगेगी, m s हाफ डेल्टा T 50, तो ये कितना आ गया 25 इंटू 10 250, ठीक है। अब 10 ग्राम आइस को मेरे को मेल्ट करना है 10 ग्राम वाटर में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें कितनी एनर्जी लगेगी ml,
10 इंटू 80, ये कितना आ गया 800। अब इससे बनानी 100 ग्राम पे वाटर, 100 ग्राम पे वाटर बनाना है, ओ सॉरी 10 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो गया, 0 से 100, 100 हो गया, तो ये आ गया 1000 कैलोरीज। इसके बाद इससे बनाएंगे हम स्टीम, 10 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें कितनी थर्मल एनर्जी लगी, एम एस हाफ हो गया, और सॉरी यहां पर तो मेरे को वाटर से स्टीम बनानी, ml कितनी लगेगी, ml, तो 10 इंटू 540, ये कितना आ गया 5400। अब 10 ग्राम स्टीम से 10 ग्राम स्टीम बनानी है, 100 से 150 करना है टेम्परेचर, तो एम एस होता है हाफ स्टीम का, डेल्टा टी कितना हो गया 50, तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों 250 और ये 250 हो गया 500, 500 और 800 कितना हो गया प्यारे बच्चों 1300, 1300 और 1000 कितना हो गया प्यारे बच्चों 2300, 2300 और 5400 कितना हो गया प्यारे बच्चों 7700। तो आंसर इज 7700 कैलोरीज। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, और जैसा कि मैंने बोला भी, इससे ज्यादा क्वेश्चन कराना इस पर्टिकुलर टॉपिक में बेटा पाप जैसा होगा, बेटा बहुत ही ज्यादा स्पून फीडिंग हो जाएगी। अब क्या करेंगे, होमवर्क डिस्कशन में कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन और देख लेंगे, ठीक है। लेक्चर में इससे ज्यादा कराना बेवकूफ़ी रहेगी। तो बेटा आपका काम बस अब यही है केवल और केवल कि जो मैंने क्वेश्चंस कराए सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। कुछ दिक्कत रही है तो वीडियो को रिवाइंड करें, एक एक स्टेप सुने, एक एक स्टेप लिखें, पक्का समझ में आएगा। बेटा अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा चिंता की बात है, और चिंता को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप वीडियो को रिवाइंड करें, एक एक स्टेप सुने, एक एक स्टेप समझें, एक एक स्टेप लिखें, पक्का समझ पाएंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों चीज होती है कि हमको अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स में कन्वर्जन करना सीखना होता है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, किस तरीके से करेंगे आइए प्यारे बच्चों ये देखते हैं, है ना। बेटा देखो होता क्या है ना, टेम्परेचर के जो अलग अलग स्केल्स है, मतलब ये अलग अलग स्केल्स बने हुए उनको आपस में इंटर कन्वर्ट करें। तो बच्चों हमने क्या करना है बेटा, टेम्परेचर स्केल्स को कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं ये सीखना है प्यारे बच्चों। टेम्परेचर स्केल्स कैसे इंटर कन्वर्ट होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे केल्विन कन्वर्ट करना है ये आपको आता है ना, कि 273 ऐड करना है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट वगैरह आए तो बेटा कैसे होता है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। बेटा देखो कुछ स्केल्स बने होते हैं, जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है ना, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है प्यारे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट है इनकरेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा केल्विन में क्या हो जाएगा 273 और 373। फ़ारेनहाइट में क्या होता है प्यारे बच्चों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, और यहां पे क्या होता है 212 फ़ारेनहाइट। तो प्यारे बच्चों कैसे कन्वर्ट करें, कोई T डिग्री सेंटीग्रेड इसमें कितना फ़ारेनहाइट होगा ये कैसे देखेंगे, या कोई जनरल स्केल उस पर भी मैं भी आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। कभी कभी ऐसे बेकार क्वेश्चन मेंस टाइप के एग्जाम में आते हैं तो भी आपको करने आने चाहिए, इसलिए आइए सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कह रहा हूं, जब ये 100 से बढ़ रहा है ना तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में पहले कन्वर्जन देख लेते हैं। जब ये 100 से बढ़ रहा है तो ये कितने से बढ़ रहा है 32 से 212, दैट इज कितने से बढ़ा, डिफरेंस कितना आ रहा है 180। इतना कर लोगे ना सब्ट्रैक्ट, 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 200, 20 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 180, 180 का डिफरेंस है। तो जब ये 100 से बढ़ता है तो ये वाला स्केल 180 से बढ़ता है। क्या ये बात समझ में आ गई है बेटा। वैसे तो कहूं तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो जब ये c होगा तब ये f होगा। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, y माइनस y1 f माइनस 32 अपॉन x माइनस x1 c माइनस 0 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 which is 180 अपॉन x2 माइनस x1 which is 100। तो बेटा ये आपके पास एक रिलेशन आ गया है ना। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का रिलेशन है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं f माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, 212 माइनस 32 ये 180 था, और c माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। अब यहां पर कोई भी टेम्परेचर आप डिग्री सेंटीग्रेड में पुट करें और फ़ारेनहाइट में निकालें, लेट से आप 0 ही पुट करो, यहां पे 0 ही पुट करो है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 तो 0, 180 बाय 100 हो जाएगा 1.8,
ये क्या हो, सॉरी ये जीरो, ये तो जीरो हो गया, सॉरी ये चीज, और ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो एफ क्या आ जाएगा 32। और हम जानते ही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो एक ही बात है प्यारे बच्चों, है ना। थोड़ा सा घपला हो गया था। अगर C 0 है तो F 32 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब C 100 पे क्या आना चाहिए, C इक्वल टू 100 अगर होगा तो 100 पे आना चाहिए 212। चेक करते हैं। तो यहां पर इसको पुट करो 100 बाय 100 1, तो 180 प्लस 32 212 आ जाएगा। अब देख पा रहे हैं ये कन्वर्जन आ पा रहा है आपको समझ में। बेटा अगर CO 100 तो बेटा आना चाहिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करिए। C को 100 पुट करिए, 100 बाय 100 हो गया 1, और नीचे क्या 180 और F माइनस 32, तो F कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 212। और यही तो आना चाहिए था जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे कन्वर्जन आ सकता है। और अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं, कुछ मतलब आपको जनरल कॉन्सेप्ट से सिखाऊं, तो बेटा मैं आपको ये कहूंगा, जब ये 100 से बढ़ता है, जब डिग्री सेंटीग्रेड 100 से बढ़ता है, तो फ़ारेनहाइट कितने से बढ़ता है 180 से। ये 180 से बढ़ता है 10 माइनस 10। जब डिग्री सेंटीग्रेड 100 से बढ़ता है तो डिग्री फ़ारेनहाइट 180 से बढ़ता है। जब डिग्री सेंटीग्रेड 1 से बढ़ेगा तो फ़ारेनहाइट 180 बाय 10 से बढ़ेगा, ठीक है, 180 बाय 100 से बढ़ेगा। जब डिग्री सेंटीग्रेड मान लो C से बढ़ गया, 0 से C हो गया तो C से बढ़ गया ना, तो जब ये 1 से बढ़ेगा तो ये इतने से बढ़ेगा। जब ये C से बढ़ेगा तो वो कितने से बढ़ेगा 180 अपॉन 100 इंटू C माइनस 0। जब ये C माइनस 0 से बढ़ा तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट इतने से बढ़ेगा, और डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ के क्या हुआ F हुआ 32 से। बेटा जब ये 0 से C हुआ तो ये कितने से कितना हुआ 32 से F हुआ, तो इसमें इंक्रीज क्या F माइनस 32। और मैंने क्या बताया कि डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या इंक्रीज आएगा, ये आएगा, चेक करिए 180 अपॉन 100 इंटू C माइनस 0। अरे हाँ ये तो वही चीज आ गई जो मैं बोल रहा था, F माइनस 32 स्ट्रेट लाइन वाली ही इक्वेशन आ गई, अपॉन 212 माइनस 32 इज इक्वल्स टू C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। दैट इज बेटा मैं आपको अगर बताऊं कैसे कन्वर्ट करना है, कोई भी रेंडम अगर आप ले लो, कोई जनरल टेम्परेचर स्केल है T, तो T माइनस T फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट उसी स्केल पे इज इक्वल्स टू, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में लेना तो C माइनस C फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या 0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 100 माइनस 0। केल्विन में करना है तो K माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 273 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट वो 100 ही है, इज इक्वल्स टू इसका लेना है F माइनस 32 अपॉन 32 माइनस 212 माइनस 32 दैट इज 180। तो किसी भी स्केल में आपको कन्वर्ट करना है तो ये तरीका है, T माइनस T फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा प्यारे बच्चों वो हर एक स्केल के लिए बराबर आएगा। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो आई होप बेटा ये समझ में आ पाई है बात। अच्छा ये चीज क्यों बराबर आएगी हर एक स्केल के लिए, अगर डायरेक्टली सोचना हो, क्या आपकी बात मैथमेटिकली सोच सकते हैं? बेटा इतना ना आपका दिमाग मैथमेटिक्स में चलना चाहिए कि ये आपको समझ में आ जाए ये क्यों बराबर आना चाहिए। बेटा देखो कैसे सोच सकते हैं, एक बार फिर से बता रहा हूं बेटा इसको डायरेक्टली सोचने का तरीका। जैसे मान लो बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो C1 C2 है किसी स्केल में, और दूसरे में T1 T2 है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट ये फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो बेटा मैं कैसे कह रहा हूं ध्यान से समझिए, मैं आपको ये कह रहा हूं इसका जो जनरल टेम्परेचर है T, इसका जनरल टेम्परेचर मान लो C है, तो बेटा C और T में क्या रिलेशन होगा। मैं ये कह रहा हूं इसमें जब टेम्परेचर T1 माइनस T2 से बढ़ता है, ठीक है, तो इसमें कितने से बढ़ता है C1 माइनस C2 से, ठीक है बेटा। जब इसमें T1 माइनस T2 से बढ़ता है तो इसमें C1 माइनस C2 से बढ़ता है। जब इसमें 1 से बढ़ेगा तो उसमें कितने से बढ़ेगा C1 माइनस C2 अपॉन T1 माइनस T2। अब जब इसमें T माइनस T2 से बढ़ा तो इसमें कितने से बढ़ेगा, जब इसमें 1 से बढ़ता है तो C में इतने से बढ़ता है। ये T में कितना इंक्रीज आ रहा है, ये C में इतना इंक्रीज आ रहा है। जब T में इतना इंक्रीज आता है तो C में इतना इंक्रीज, जब T में 1 का इंक्रीज तो C में इतने का इंक्रीज, जब T में T माइनस T2 का इंक्रीज आया तो C में कितने का इंक्रीज 1, जब T में 1 का इंक्रीज है तो C में इतने का इंक्रीज है। जब T में इतने का इंक्रीज आएगा, ध्यान से सोचिए, जब T में इतने का इंक्रीज आएगा तो C में कितने का इंक्रीज आएगा, C1 माइनस C2, जगह थोड़ी कम है मेरे पास, T1 माइनस T2 इंटू T माइनस T2, ये आया C में इंक्रीज जब T में इतने का इंक्रीज है, और C में इंक्रीज आ कितना रहा है C माइनस C2, तो C माइनस C2 अपॉन C1 माइनस C2 T माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2।
आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, फील करा पाया हूं। तो बेटा किसी भी स्केल का टेम्परेचर अगर T है तो T माइनस टी फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, C माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 होता है डिग्री सेंटीग्रेड में अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, K माइनस फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, F माइनस 32 क्योंकि उसमें फ्रीजिंग पॉइंट ये अपॉन 212 अपॉन 212 माइनस 32 मतलब बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये बराबर होते हैं। इसको यूज करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा मिलता है इन जनरल आपको मेंस में? तो बेटा पहले टाइप का जो मतलब सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर हो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर होगा। तो बेटा वो पता कौन सा टेम्परेचर होगा? x। कौन सा होगा बेटा बच्चों? x। तो x माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू x माइनस 32 अपॉन 180। अब बेटा मल्टीप्लाई करना है गुस्से में आके, तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या है? 18x इज इक्वल्स टू 10x माइनस 320। तो यहां से क्या देगा? 8x इक्वल्स टू माइनस 320। तो बेटा माइनस 40। तो कौन सा टेम्परेचर जो दोनों बराबर बताएंगे? माइनस 40। अब इसी को ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसको ये x बताए और ये 2x बताए मान लो, तो यहां पे x पुट कर देंगे, यहां पे 2x खत्म। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसका जो फ़ारेनहाइट मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में जितना भी हो फ़ारेनहाइट में उसका डबल रीड करे, तो बस यहां पे x पुट कर दो और यहां पे 2x पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके कभी कभी क्वेश्चन मिल जाएंगे और मेरी तरह कैलकुलेशन मिस्टेक आप नहीं करेंगे, है ना बेटा। मेरे नंबर मिलते नहीं ना इसलिए अपना चल जाता है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ऑन अ स्केल वाटर बॉइल्स एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजेस एट 50 डिग्री। मतलब कोई जनरल स्केल आ गया, अच्छी बात है। तो जनरल स्केल यहां ले लेते हैं। वाटर बॉइल्स एट 200 डिग्री टी और 50 डिग्री टी उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो कह रहे हैं बताइए, और इस वाले स्केल में अ सब्सटेंस बॉइल्स एट 300 डिग्री। एक सब्सटेंस 300 डिग्री पे बॉईल करता है इस स्केल में। इस स्केल में एक सब्सटेंस है प्यारे बच्चों जो बॉईल करता है। ऐसा करते हैं, ऐसी कैलकुलेशन ले लेता हूं जो आसान है, 650 ले लेते हैं, है ना। तो सब्सटेंस बॉइल्स एट 650, है ना। तो बताना है ऑन दिस स्केल फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस इन सेल्सियस स्केल। क्वेश्चन समझ में आए बेटा? मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। ऑन अ स्केल वाटर बॉइल्स एट 200 डिग्री एंड फ्रीजेस एट 50, ठीक है। कोई नया स्केल है। अब कह रहे हैं बताइए उस स्केल में ना जो बॉइलिंग पॉइंट है एक सब्सटेंस का वो 650 है ना। तो जिसको ये 650 बताएगा उसको सेल्सियस स्केल क्या बताएगा ये बताना है। तरीका क्या होता है बेटा करने का? T माइनस टी फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या हो गया? 200 माइनस 50। अब C में क्या आ रहा होगा? मान लो C आ रहा होगा, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 100 और यहां पे क्या देगा? C माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0। बस बेटा C निकालना है। अच्छा T की वैल्यू क्या है? T है 650, ये 650 है। जब इसमें 650 है वो इसमें क्या होगा बेटा? यही तो बताना। तो बेटा करना क्या होता है? T माइनस टी फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट और C माइनस C फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे करेंगे बेटा? T माइनस टी फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, C माइनस C फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। डिग्री सेंटीग्रेड में 100 और 0 है, इसमें दे रखा है 200 और 50, करेक्ट है। 200 और 50 दे रखा है। तो T माइनस टी फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, C माइनस C फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब T की वैल्यू क्या है? 650। तो 650 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 600। बहुत शानदार। नीचे क्या है? 150। 150 4 जार इज इक्वल्स टू C बाय 100। 100 जोड़ से जाके उसको टकराएगा और बन जाएगा 400। क्या बन जाएगा? 400। शानदार। तो जो उसमें 650 है इसमें क्या है? 400। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे टुच्चे। आई होप आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। कोई खास दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही सिंपल, सस्ते, मध्य, टिकाऊ क्वेश्चन होते हैं, बड़े आराम से आप लोग कर पाते हैं और मेंस में आता है, एडवांस में आता नहीं है। लेकिन अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन ना कर पाए तो बेटा पाप बहुत जोर से लगेगा, है ना। तो बेटा बढ़िया करके इसको एक बार रिवाइज कर लें ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो मोर देन सफिशिएंट है। एक भी क्वेश्चन शायद आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा है तो। चलिए प्यारे बच्चों, मुलाकात होती है कल आपके साथ लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके प्यारे बच्चों, कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।